बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर देहरादून से है, जहां पर स्मार्ट सिटी को लेकर खबर सामने आ रही है। एक दिन की बारिश स्मार्ट सिटी की पोल खोलकर रख चुकी है। जगह जगह जलभराव की स्थिति हो जाती है और आम जनमानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा की जा रही है, इन कार्यों में और तेजी लाई जाएगी और साथ ही साथ कहा कि मानसून सीजन शुरू होते ही दून शहर में विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है, साथ ही ट्रैफिक भी बाधित हो रहा है। ऐसे कई स्थानों पर जाम के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी के काम को और तेजी से उसकी समीक्षा, तेजी से उसकी प्रगति हो, और इस पर हम लोग लगातार पिछली बैठकों में भी हम लोगों ने चर्चा की है और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि और अभी उस पर तेजी लाने की जरूरत है, उस पर काम हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली प्रवास से देहरादून लौट आए हैं और देहरादून सचिवालय पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि केंद्र में प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ने कई सौगातें दी हैं, जिस वजह से उत्तराखंड में कई विकास कार्य चल रहे हैं और इन्हीं विकास कार्यों की जानकारी देने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट की रफ्तार पर पीएम मोदी से बातचीत हुई। आगे कहा कि उत्तराखंड में अन्य विकास कार्यों और प्रोजेक्ट्स को लेकर भी प्रधानमंत्री से बातचीत की गई है। प्रदेश में जो भी महासंपर्क अभियान चल रहा है उसको लेकर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है और संगठन संबंधित बातचीत की, जिसका संज्ञान पीएम मोदी ने भी लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की है। इस बार चूंकि मेरा विस्तृत रूप से जो दौरा था, वो अभी तक जो महाजनसंपर्क अभियान जो पार्टी का पिछले 1 महीने से चला है, उसमें अनेकों कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर हुए हैं, बड़े कार्यक्रम हुए हैं। रुड़की में हमारी बड़ी रैली हुई है। उन सभी के बारे में और जो आपस में हम लोगों का एक समन्वय रहता है, किस प्रकार से संगठन काम करता है, उस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी से और अन्य केंद्रीय मंत्रीगणों से, सभी से उनके संबंधित जो विभाग है, उन विभागों के संबंध में चर्चा हुई। उन सभी योजनाओं की बीच बीच में जो स्थिति है, जो समीक्षा है या प्रगति है, उन सभी के बारे में उनको अवगत कराया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तराखंड के अंदर जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, इसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण और अनेकों जो कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, उन सभी के बारे में उन्होंने उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की है। वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा और सहकारिता के क्षेत्र में बागेश्वर जिले को प्रदेश के सर्वोत्तम जिले में शुमार किया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास की बुलंदियां छू रहा है। यह बात चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है। बता दें कि तहसील परिसर में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए उन्होंने कहा कि जिले को 200 बेड का अस्पताल, स्कूल, पीएमश्री के आधुनिक विद्यालय, 500 किसानों के बीमा ब्याज के 5 लाख का लोन और पीएसी, सीएसी और उपकेंद्र डॉक्टरों के लिए आवास बनाए जाएंगे। कि बागेश्वर जिले को 200 बेड का नया हॉस्पिटल हमारी सरकार ने दिया। शिक्षा के क्षेत्र में हम क्लस्टर स्कूल बना रहे हैं कि हमारे जितने पीएससी हैं, सीएससी हैं और उपकेंद्र हैं, यहाँ पे डॉक्टर 24 घंटे रहे, उनके लिए डॉक्टरों के लिए आवास जो है वहीं पे दिए जाएंगे।
कपकोट में अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी हमारी सरकार की तरफ से दी गई। वहाँ के विधायक का बहुत आग्रह था और अब हमने वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट भी भेज दिया है, वहाँ पे मशीन भी भेज दी है और अब वहाँ की गर्भवती महिलाओं को बागेश्वर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो डिग्री कॉलेज में 2 जगह पीजी भवन बनाने, उनके लिए भी पैसा हम इसी सत्र में दे देंगे। और बाकी मैं अपनी तरफ से सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे धामी जी के नेतृत्व में और स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और सहकारिता विभाग की आज हमने यहाँ पे समीक्षा की है। डॉक्टर धन सिंह रावत ने तहसील में बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जानकारी हुई साझा की। उन्होंने कहा कि पीएम ने देश को कई बड़ी सौगातें दी हैं और साथ ही साथ 200 बेड के अस्पताल का निर्माण होगा, ऐसा भी उनकी तरफ से कहा गया है। यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर सीएम धामी ने कहा कि उसका ड्राफ्ट अभी तक नहीं मिला है। साथ ही साथ कहा कि ड्राफ्ट पूरा संकलित हो चुका है। पहले ड्राफ्ट का आकलन विधि विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा, फिर विचार विमर्श होगा। वहीं दूसरी ओर जोशीमठ के हालातों पर भी पीएम और सीएम की आपस में चर्चा हुई। सीएम धामी ने कहा कि इस संबंध में पीएम मोदी से बड़ी गंभीरता से बातचीत की गई है। पीएम ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा जो भी अच्छा हो सके वो जोशीमठ के आपदा पीड़ितों के लिए किया जाएगा। जी, जोशीमठ को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि लगातार जोशीमठ को लेकर पहले भी उस समय जब वहां पर आपदा की स्थिति पैदा हुई थी, प्रधानमंत्री जी लगातार उसकी स्वयं भी समीक्षा करते थे और कल भी मेरी उनसे चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि जोशीमठ के लिए जो भी अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छा वहां पर लोगों की सहायता के लिए हो सकता है, उसको केंद्र की तरफ से किया जाएगा। अभी यूसीसी का ड्राफ्ट चूंकि उन्होंने संकलित पूरा कर लिया है, लेकिन अभी वो पूरा लिखित में नहीं आया है और उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या है कि यूसीसी का अभी ड्राफ्ट हमको मिला नहीं है। ड्राफ्ट मिलने के बाद उस पर पहले आकलन होगा, उस पर विधि के जो हमारे भी विशेषज्ञ हैं, विधि विभाग है, वो सभी लोग उसका आकलन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान विभाग से संबंधित प्रेस वार्ता कर कृषि कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी दी। प्रेस वार्ता में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि किस तरह से केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों और योजनाओं से उत्तराखंड के कृषकों को लाभ मिल रहा है। खासतौर पर मोटे अनाज यानी मिलेट से कृषकों की आय दुगनी करने का लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त किया जा सकेगा। सेब की बागवानी भी कृषकों की आय दुगनी करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में सेब के पेड़ बड़ी मात्रा में लगाए गए, जो कि आने वाले वक्त में किसानों को लाभ पहुंचाएंगे। देखिए, आज पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारा विभाग नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जहां पिछले वर्ष 2 लाख के लगभग सेब के पौधे रोपित किए गए थे, इस वर्ष 12 लाख के लगभग पौधे रोपित किए गए हैं। जहां एप्पल मिशन में पहले 4 करोड़ रुपए मिलता था, मैं आभार करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, इस बार 35 करोड़ की व्यवस्था की है। इसी प्रकार कीवी में 16.56 करोड़ की व्यवस्था की गई है, 5 करोड़ रुपए उसमें रिलीज कर दिए गए हैं। इसी प्रकार कुछ गुणवत्तायुक्त जो हमारे पौधे हैं उनके लिए 19 करोड़ का प्रावधान बजट के अंदर किया गया है और एक वाह्य साथिक परियोजना जायका, जिसके लिए 526 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिसमें टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और 4 जिलों को उसमें लिया जाएगा।
बाकी शेष जरूरत के लिए एडीबी वित्त पोषण योजना होता 2000 करोड़ के प्रस्ताव हमने भारत सरकार को भेजे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बीजेपी विधायकों की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद एक बार फिर राज्य की दामे सरकार से सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों को छुड़ाने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में भी कई बार इस तरह के आरोप राज्य सरकार पर लगा चुके हैं और अब कांग्रेस के इन्हीं आरोपों की पुष्टि बीजेपी के विधायक विनोद चमोली भी कर रहे हैं। भाजपा राज में भूमाफियाओं के आतंक का यह आलम है कि अब खुद भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने सरकारी भूमि के भूमाफियाओं के द्वारा खुरद-बुर्द किए जाने की तफसील से शिकायत की है। इससे पहले मेरे अध्यक्ष करण महाराज जी ने भी एक प्रेस वार्ता के जरिए सरकार को और मुख्यमंत्री जी को कैटेगोरिकली बताया था कि सहस्त्रधारा रोड में 6 बीघा जमीन एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा कब्जा ली गई है, जिसकी शिकायत आपके 7 बार के पार्षद अजय सिंघल ने पहले नगर निगम में की, उसके बाद आरटीआई डाली। जब कुछ होता हुआ नहीं देखा तो उसे आयोग की शरण लेनी पड़ी। उसके अलावा डालनवाला चौकी के बगल में कई बीघे जमीन पर नगर निगम ने टैक्स जमा कर लिया है और वो भूमि नगर निगम की बताई जा रही है। वहीं उदासीन अखाड़े की बात भी महाराज जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, लेकिन सरकार है कि उसकी कानों में जू नहीं रहेंगी। और अब विनोद चमोली की शिकायतों के बावजूद, आरोपों के बावजूद यदि सरकार हरकत में नहीं आती तो ये समझा जाएगा कि सरकार न सिर्फ संरक्षण दे रही है बल्कि उसकी ही मिलीभगत से उत्तराखंड की जमीनों को नेस्त नाबूद किया जा रहा है। नीलकंठ की कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद डीएम मयूर दीक्षित ने मुनिकीरेती स्थित नगरपालिका के सभागार में तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सभी अधिकारियों को आपसी सामंजस्य से नीलकंठ की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित संपन्न कराने का पाठ डीएम ने पढ़ाया। मुख्य रूप से पथ प्रकाश और साफ सफाई के इंतजाम बेहतर रखने के निर्देश पालिका के अधिकारियों को दिए गए, जबकि ट्रैफिक और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को कहा गया। डीएम ने बताया कि कुछ लोगों ने भीड़ की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को समस्या होने की वजह बताया, इसलिए सावन के प्रत्येक सोमवार को स्कूलों की छुट्टी करने पर शिक्षा विभाग से बात कर विचार विमर्श किया जाएगा। देखिए, कांवड़ यात्रा शुरू हो ही चुकी है और हमारा जो एरिया है टेरी गढ़वाल में काफ़ी भारी संख्या में कांवड़ यहाँ से गुजरते हैं और 2 ब्रिजेस भी हैं हमारे। तो सभी डिपार्टमेंट के साथ एक फील्ड इंस्पेक्शन भी किया गया और सभी डिपार्टमेंट्स को पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई हो, पुलिस विभाग हो या अन्य डिपार्टमेंट है, सभी के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए हमने सेक्टर ऑफिसर्स की तैनाती करी है, उनकी भी ब्रीफिंग की गई है। और बारिश का मौसम भी चल रहा है तो बिल्कुल सीमलेस यात्रा हो, कोई दिक्कत ना हो कांवड़ियों को भी और आम जनता जो हमारे यहाँ पर रहती है उसी के लिए सभी को डायरेक्शन दिए गए। यहाँ पर हमने 3 मेन जोन बनाए हैं और करीबन 10 से 12 सेक्टर्स हैं जिसमें कि अलग अलग ऑफिसर्स को तैनाती किया गया है और इसमें अगर जरूरत पड़ेगी तो और सेक्टर्स भी बढ़ाए जाएंगे जैसे जैसे क्राउड अगर बढ़ता है तो। का जो क्षेत्र है जिसमें कि कांवड़ यात्री आते हैं, इसको 5 सुपर जोन, 6 जोन और 10 सेक्टर में डिवाइड किया गया है सुगमता से इसका संचालन करने के लिए। इसका करीब 10 पार्किंग जो है चिन्हित की गई है, 10 जगह ही पीए सिस्टम लग रहा है और जितने डिपार्टमेंट हैं उनसे लगातार हम लोग संपर्क में, कोऑर्डिनेशन में है और पर्याप्त संख्या में होमगार्ड्स, पीआरडी और पुलिस बल नियुक्त किया गया है। तो प्रयास हमारा ये है कि जितने भी कांवड़ यात्री यहाँ पे आएंगे वो निर्बाध होकर अपनी यात्रा संपन्न कर सकें। वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद मीडिया वार्ता करते हुए वो भावुक भी नजर आए। प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी के परिजन लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी बेटी को न्याय दिलाया जाए, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी परिजन दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। मनीष खंडूरी ने कहा कि अब अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए बद्रीनाथ से लेकर कोटद्वार तक आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस आंदोलन में शामिल होंगे।
और आंदोलन के माध्यम से अंकिता भंडारी के परिजनों को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं गया उनके घर कुछ बार चला गया हूं और जब भी जाता हूं दुख बहुत होता है और शर्म और भी आ रही है। शर्म इस बात की आती है कि उत्तराखंडी होने के नाते, पहाड़ी होने के नाते हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए, उसके पिता के लिए। उस बेटी की जो चीख थी वो गूंज रही है, न्याय मांग रही है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनके पिताजी ने जो बयान दिया था, जो मुझे बताया, अगर मैं उसको विश्वास नहीं कर पाऊंगा। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ रोडवेज स्टेशन ने हल्द्वानी और आरटीओ कार्यालय में आंचल मिल्क बूथ का शुभारंभ किया। इन बूथों पर आंचल के लस्सी, आइसक्रीम समेत दूध से बने तमाम उत्पाद मिल सकें। वहीं इस बूथ पर छोटे बच्चों के लिए दूध भी उपलब्ध रहेगा, ताकि बसों का इंतजार करते वक्त किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। रोडवेज बस अड्डे पर मौजूद बूथ का शुभारंभ विधायक सुमित हृदयेश समेत मेयर डॉक्टर योगेंद्र पाल रौतेला, बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, नैनीताल दुग्ध संघ के चेयरमैन मुकेश बोरा ने किया। वहीं आरटीओ कार्यालय में बीजेपी के नैनीताल जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने बूथ का शुभारंभ किया। अपने आप में पूरे उत्तराखंड में एक अपनी नई पहचान बना चुका है और आंचल ने अब अपने प्रोडक्टों का विस्तार भी किया है। अब मैं देख रहा हूँ कि मैंगो की लस्सी है और स्ट्रॉबेरी की लस्सी है और अपना रबड़ी ऐसी भी चीज़ जो कि हमारे उत्तराखंड की जनता को, बाहर के लोगों को के लिए विश्वास पात्र एक प्रोडक्ट है, क्योंकि आंचल सरकारी प्रोडक्ट है। और अब हमारे क्षेत्र में रोडवेज में मैं देख रहा हूँ हमारे पीछे भी लस्सी, आइसक्रीम और दूध और अपना मिल्क और अपना घी और काफ़ी सारे लगभग 10, 12, 15 प्रोडक्ट हमारे क्षेत्र के रोडवेज स्टेशन में लग रहे हैं, जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को और आसपास के यहाँ के लोगों को सबको बहुत स्वाभाविक तरीके से फायदा मिलने वाला है। यशस्वी दुग्ध मंत्री माननीय सौरभ बहुगुणा जी ने हमारा मंत्रालय संभाला है, दुग्ध विकास पशुपालन। तब से उनकी एक सोच थी कि हम कैसे उत्तराखंड के बेरोजगारों को, महिलाओं को और जो निराश्रित लोग हैं उनको कैसे रोजगार दें। तो उसमें एक उन्होंने नई पहल करी कि हम आंचल मिल्क बार और कैफे पूरे जनपद के और प्रदेश के हर क्षेत्र में खोलेंगे। तो उसके तहत आज मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी के अथक प्रयासों से और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से आज 10 मिल्क पार्लरों का एक साथ उद्घाटन पूरे उत्तराखंड प्रदेश में हो रहा है। अच्छा, ये मैंने पहले ही जैसे कहा, प्रदेश के लिए जो डेयरी हमारा क्षेत्र है, हमारे मुकेश बोरा जी अध्यक्ष हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो हमारे किसान हैं, काश्तकार हैं, उनकी आजीविका और जो दूध डेयरी का इस प्रदेश की संपन्नता और आगे बढ़ने में जो योगदान है और जो प्रयोग है बहुत महत्वपूर्ण। इसमें मैं बधाई देता हूं कि ये नया इन्होंने यहाँ पे बूथ और स्टॉल का कार्यक्रम चालू करा है। मैंने इनसे आग्रह भी करा कि जैसे आप क्रीम बेल, क्वालिटी वॉल्स जैसी कंपनियां जो आइसक्रीम बेचती है वेंडिंग उससे रेडी से, आप आंचल की भी आइसक्रीम का ऐसे शुरू करिए। ये समय है, इनके पास सत्ता सरकार में है, लेकिन अवश्य कांग्रेस पार्टी की देखिए हमेशा व्यक्तिगत सोच ये रहती है, प्रदेश की उन्नति में जो भी हिस्सेदारी हमारी है। स्वर्गीय गुरुपद विश्वास मेमोरियल अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का दोनों सेमीफाइनल मुकाबला रामनगर और नेपाल के बीच खटीमा फुटबॉल क्लब और हल्द्वानी फुटबॉल क्लब के माध्यम से खेला गया। सेमीफाइनल पहले मुकाबले में 4-1 से नेपाल की टीम ने जीत दर्ज की, तो वहीं दूसरे सेमीफाइनल में हल्द्वानी फुटबॉल क्लब ने कड़े मुकाबले के बाद खटीमा फुटबॉल क्लब को 2-2 से गोल बराबरी करने के बाद प्लांटी शूट के जरिए हल्द्वानी फुटबॉल टीम को विजय प्राप्त हुई। अब फाइनल मैच नेपाल और हल्द्वानी फुटबॉल टीम के बीच में खेला जाएगा। हमारे टाइम में आपसे आगे 3 गोल मार चुकी है। नेपाल की टीम से सब साथी लोग अच्छे खेले और हमारे मेयर भी देखने आए थे, देख रहे हैं। अपनी टीम भी अच्छे खेले और आगे के मैच में थोड़ा अच्छा दिखाया है मैच, इसलिए
निश्चित है। और जो टीम हमारा नेपाल से अभी खेल रहा है वो टीम का भी अच्छा परफॉर्मेंस है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन जहां पर हल्द्वानी और नेपाल के बीच में अब सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। बता दें कि सेमीफाइनल के मुकाबले में हल्द्वानी और नेपाल ने अपनी अपनी जगह बनाई है और सेमीफाइनल में नेपाल ने जीत दर्ज की है, जिसके बाद अब जो फाइनल मुकाबला होने वाला है वो हल्द्वानी और नेपाल के बीच में खेला जाएगा। तो तस्वीरें हम दिनेशपुर की आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में हल्द्वानी और नेपाल की टीम पहुंची है। और अब फाइनल मुकाबला हल्द्वानी और नेपाल के बीच में होने वाला है। कड़ा मुकाबला होगा। बता दें कि हल्द्वानी की टीम ने 2-2 से जीत दर्ज की, उसके बाद फिर उन्होंने जीत हासिल की और नेपाल ने भी अपनी फाइनल में जगह बनाई और अब ये जो मुकाबला है नेपाल और हल्द्वानी के बीच में खेला जाना है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले प्रखर राष्ट्रवादी विचारक एवं जनसंघ के संस्थापक थे। मातृभूमि के प्रति समर्पित उनके जीवन गाथा सदैव हम सबको प्रेरित करती रहेगी। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में बरसात के दिन में जगह जगह हो रहे जलभराव को लेकर जनता परेशान है। नगर निगम के लाख दावों के बाद भी जलभराव की समस्या से जनता को निजात नहीं मिल पा रहा है। उधर दूसरी ओर स्थानीय विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी ने कोटद्वार को उभरता हुआ शहर बताते हुए कि जिन इलाकों का जलभराव की शिकायतें आ रही हैं वहां पर अधिकारियों को अवगत कराया कि ग्रामीणों को समस्याओं को प्राथमिकता के साथ दूर किया जाए। का कुछ कहना था कि सफाई का अभी मैंडेट उनके पास नहीं है फूलों का और उसका, लेकिन हम सरकार से शासन से बात करेंगे और कुछ ना कुछ बदलना होगा, क्योंकि देखिए कोटद्वार पूरी तरह से अर्बन भी नहीं और पूरी तरह से रूरल भी नहीं है। अर्बन करके एक शब्द होता है, कहीं अभी शहर है और कहीं अभी भी गांव है। तो कुछ क्लैरिटी हमको नगर निगम के लिए चाहिए होगी कि वो किस तरह से कोटद्वार में जैसी शहरों में जहाँ रूरल भी है और अर्बन भी है, किस तरह से वो अपने मैंडेट को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से कुछ पॉलिसीज में चेंज हो सकता है कि वो शहरी और ग्रामीण दोनों जो एक मिली हुई जैसे एक आबादियां हैं उनको किस तरह से हम सुविधा दे सकते हैं इस पर। वहीं आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी वीरेंद्र कुमार गोयल, सह प्रभारी रोहित कुमार आज अल्मोड़ा दौरे पर रहे। पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में प्रदेश के 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेगी। इस दौरान उन्हें प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी राज में आज उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का बुरा हाल है। लोगों को कई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। वहीं यूसीसी को लेकर प्रदेश प्रभारी गोयल ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर पहले ही अपना स्टैंड रख चुकी है। जो लोगों के हितों में होगा पार्टी उसके लिए संघर्ष करेगी। पूरे देश में हमें जिम्मेदारी कोऑर्डिनेशन की दी गई है। हम सभी लोगों से मिल रहे हैं, सभी हमारे नेता लोग यहाँ बैठे हैं, पूरे उत्साह से काम कर रहे हैं और सभी पूरे उत्तराखंड में हमारा सेटअप बना हुआ है। हम पूरी जिम्मेदारी से हमारे सभी नेता लोग लग के हम पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और 2024 में 5 सीट हैं, 5 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। उससे पहले जो नगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं
वहां भी हमारी पार्टी पूरी जोश से हिस्सा लेगी। देखो मेन तो मुद्दा यही रहता है कि देखो जहां की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं समझता हूं हर मोर्चे पे फेल रही है। लोगों की मूलभूत सुविधाओं में देने में ये बुरी तरह विफल रही है। यहाँ सड़कों का बुरा हाल है, मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे कोई चीज नहीं है, एजुकेशन की बुरी हालत है। यहाँ पहाड़ में खास तौर पर लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है किसी भी तरह की। मैं आप लोगों का स्वागत भी करता हूँ। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Look, I can download a song really fast.